वेलकम टू अवर स्टूडेंट। आज हम करेंगे 11th बिजनेस स्टडी का चैप्टर 7। इसका नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन भी आप इसको कह सकते हो। देखो, इसमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कोऑपरेटिव, यानी कि ऐसी कोई भी सोसाइटी या ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो आपसी कोऑपरेटिव यानी कि कोऑपरेशन या सहयोग से चलता हो। तो ये है क्या? सहकारिता केवल स्वामित्व का ही एक प्रारूप नहीं है, यानी कि इसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि कोऑपरेटिव इज़ नॉट ए सिंपली ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बट ए मूवमेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल विद लिमिट मीन्स। यानी कि ये केवल एक स्वामित्व का या बिजनेस का ही एक फॉर्म नहीं है, बल्कि ये जो है एक सीमित साधनों के यानी कि एक लिमिटेड सोर्स के साथ व्यक्ति के उत्थान करने के लिए एक टाइप का आंदोलन भी आप इसको कह सकते हो। यानी कि एक प्रारूप नहीं बल्कि व्यक्तियों का उत्थान करने के लिए या उनको विकास करने के लिए, अपलिफ्टमेंट करने के लिए लोगों का एक टाइप्स का आंदोलन भी है। तो आज हम इसके अंदर इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर बता दूं कि फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे इसका मीनिंग, फिर इसके फीचर्स, फिर इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करवाया जाता है और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी और जो पार्टनरशिप होती है उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर आज हम ये करेंगे। छोटा सा चैप्टर है और ये हो सकता है आपको लर्न करने में थोड़ा सा नया लगे, तो आप ध्यान से इसको समझना। अगर ध्यान से इसको समझोगे शुरुआत से ही तो ये चैप्टर चुटकियों में याद हो जाता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और अगर थोड़ा सा इग्नोर कर दिया तो फिर ये याद नहीं होएगा, क्योंकि इसमें कई टाइप की ऑर्गेनाइज ये आती है, सोसाइटी आती है, तो हो सकता है उनको ना समझ पाओ आप। तो कोशिश करें कि इसको ध्यान से शुरुआत से ही अच्छे ढंग से इसको समझने की कोशिश करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल गेज एंड सक्सेस पॉइंट इसको आप सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले हम करेंगे मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो देखो, ये जो कोऑपरेटिव है या जो सहकारिता है या सहकारी है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। सहकारिता सह प्लस कारिता, इन दोनों का क्या है? योग है। सह का अर्थ होता है मिलकर काम करना, यानी कि साथ मिलकर काम करना। कार का अर्थ होता है कार्य करना, यानी कि इसका अर्थ आप ऐसे कह सकते हो कि मिलकर कार्य करना है। सहकारिता का मतलब क्या है? मिलकर कार्य करना। इसका जो है एक टैगलाइन है, प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए। ये लाइन समझ में आ गई होगी। प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, इसका ये एक मूल मंत्र है। ये अगर नहीं समझ में आई तो आगे जैसे जैसे इस चैप्टर को करेंगे तब आपको अच्छी ढंग से समझ आ जाएगी। यानी कि इसमें कुछ व्यक्ति मिलकर काम करते हैं, तो कोई एक उनमें गरीब, मान लो ये कह दे कि थोड़ा सा फाइनेंशियली वीक होता है, तो सबकी तरफ से हेल्प उस एक को हो जाती है और इस तरह से सभी मिलकर प्रत्येक की हेल्प करते हैं ये इस सोसाइटी के थ्रू। तो इस कारण से इसका ये टैगलाइन बनाई गई है, ये मूल मंत्र दिया गया है कि प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए। ये मैंने अलग अलग कर दिया है, इकट्ठी समझने के लिए अलग की है। तो इस तरह से जो है ये संगठन जो बनाया जाता है, सहकारी जो संगठन होता है, इसका आधार होता है विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा अपनी छोटी छोटी वस्तुओं को एक बड़ी राशि के रूप में एकत्रित करके जरूरतमंद जो सदस्य होते हैं उनको ऋण देकर उनकी सहायता करना, या फिर आप कह सकते हो कि बड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीदकर बड़े पैमाने पर व्यापार करके आप लाभ कमाएं। अब ये लाइन समझ में आ गई होगी। इसमें क्या होता है कि कुछ बंदे मिलकर थोड़ी बचतें करके एक बड़ी सारी अमाउंट इकट्ठी कर लेते हैं। उस अमाउंट से क्या करते हैं, या तो ये उन्हीं अपने मेंबर्स के अंदर ही जो ज़रूरतमंद होते हैं उसको ऋण देकर उसकी सहायता करता है, या फिर ये क्या करते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में माल खरीद लेते हैं और उससे व्यापार करके लाभ कमा के अपने सदस्यों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके उनकी हेल्प करते हैं। व्यापारिक संगठन का सहकारी प्रारूप इसके अन्य प्रारूपों से एक मुख्य आधार पर भिन्न है। वो भिन्नता क्या है वो देखना।
यद्यपि सहकारी संगठन भी कारोबार को व्यवसाय के सर्वमान्य सिद्धांतों के आधार पर चलाते हैं, यानी कि सहकारी समिति होती है उनका व्यवसाय चलाने का तरीका तो वही होता है जो अन्य व्यवसाय चलाती हैं। ये नहीं है कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो इसका बिजनेस करने का तरीका अलग होगा, नहीं, इनका बिजनेस करने का तरीका तो वही होता है, पर इनका जो मेन मोटिव होता है वो लाभ कमाने के स्थान पर क्या होता है, सेवा को प्राथमिकता देना होता है। कौन सा मोटिव होता है, सेवा को प्राथमिकता देना। और जो अन्य बिजनेस है, जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका मोटिव क्या होता है, उनका मोटिव लाभ कमाना। पर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटिव क्या होता है, सेवा को प्राथमिकता देना, लाभ कमाने को प्राथमिकता ना देना। ये इनका, ये ही एक पॉइंट जो है, यही अन्य बिजनेस से इसके बिजनेस को अलग करती है। अब देखो, ऐसे तो कोई 10 बंदे मिलकर बिजनेस कर नहीं सकते, इसके लिए क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। इसका रजिस्ट्रेशन जो है सहकारी समिति अधिनियम 1912 है, 1900 कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, इसके अंतर्गत आपको अपने राज्य के अंदर इसका क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कुछ एक स्टेट है जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र और मद्रास में, इनके ये जो राज्य है, इन राज्यों के अंदर ये 1912 एक्ट लागू नहीं होता। इन्होंने कुछ अलग एक्ट, कुछ अलग नियम बने हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग इन राज्यों में कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो या रजिस्टर्ड करवा सकते हो। तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपके 16 नंबर के छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपका आ गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम जो है वो क्या है, 1912 है। कौन से राज्य में ये लागू नहीं होता, तो आप सीधा दे सकते हो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और महाराष्ट्र एवं मद्रास में 1912 लागू नहीं होता, बल्कि इनकी अलग से समिति अधिनियम होती हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि ये कैसे बनता है, काम कैसे करता है। तो जो ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये ऐच्छिक संगठन है। ऐच्छिक मतलब अपनी इच्छा से बनाया हुआ संगठन। किसी भी व्यक्ति का अगर कोई मेंबर बनता है तो उस पर कोई दबाव नहीं होता है, अपनी इच्छा से व्यक्ति मिलकर इसको बनाते हैं, इस कारण इसको ऐच्छिक संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना कुछ व्यक्तियों द्वारा सहकारिता और समानता के आधार पर आपसी हितों को सुरक्षित रखने के लिए की जाती है। यानी कि इस पे रूल भी कौन सा लागू होता है, सहकारिता और समानता। यानी कि इसके जितने मेंबर होंगे वो समान होंगे। ये नहीं है कि एक मेंबर ने ज़्यादा पूंजी लगाई है तो वो उस पर होल्ड कर लेगा, ऐसा नहीं होता। इसका कुछ एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं। उदाहरण के लिए उपभोक्ता सहकारी समितियां, कंज्यूमर कोऑपरेटिव, ये तो शायद आपने नाम सुना ही होगा कई बार। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कंज्यूमर। इसकी स्थापना का मेन मोटिव जो होता है, जो थोक व्यापारी और उत्पादक हैं उनसे सीधे ज़्यादा मात्रा में माल खरीदकर अपने सदस्यों को सस्ती दर पर उपलब्ध करवाना है। अब देखो, अगर आप किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर नहीं है तो आप मार्केट में कोई चीज़ लेने जाते हैं, वो हो सकता है आपको 100 रुपये की मिले। अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हो तो आपकी सोसाइटी ने सीधे ही थोक व्यापारियों से या प्रोड्यूसर से वो वस्तु कितने में खरीद रखी है, 70 रुपये में खरीद रखी है। आप उसके मेंबर हो तो आपको वो वस्तु कितने में मिल जाएगी, 70 या 72 रुपये के अंदर मिल जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा, आपका जो बीच में थोक व्यापारी और जो रिटेलर वगैरह जो कमीशन लेते थे वो कमीशन निकल जाएगा और आप जितने भी मेंबर होंगे उनको सस्ती दर, इसीलिए इन्होंने सस्ती दर कहा है। ये नहीं है कि 100 रुपये वाला माल खरीद कर अपने सदस्यों को वो 60 रुपये में दे देगी, ऐसा नहीं होता। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूसर से या होलसेलर से माल खरीदते हैं तो वो कम रेट पे मिल जाता है, और उसी रेट पे अगर मेंबर को प्रोवाइड किया जाता है तो कहते हैं कि वो सस्ती रेट पे उपलब्ध करवाते हैं। यानी कि सस्ती रेट मतलब वो जेन्युइन रेट पे, जिस रेट पे उस समिति ने या कोऑपरेटिव सोसाइटी ने खरीदा उसी रेट पे या 1-2 रुपये ऊपर इनको प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसी कारण से कहा है कि ये इस तरह से कंज्यूमर की हेल्प करते हैं। अब इसके बाद आता है, इस प्रकार ये समितियां वित्तीय आधार पर कमजोर लोगों को बड़े व्यापारियों व दलालों से किए जाने वाले शोषण से छुटकारा मिलती है। अब देखो, अगर अब मैंने एग्जांपल बताया 100 वाला अगर बाहर से मिलता है तो आपकी सोसाइटी से आपको 70 या 72 रुपये में मिल जाएगा। तो आपके ये लगाओ कि कम से कम 25-27 रुपये का आपको फ़ायदा हो गया।
ये 25-27 रुपये अगर आप सोसाइटी के मेंबर नहीं होते तो किसके पास जाते? बड़े व्यापारियों या दलालों के पास। तो इससे क्या होगा, जो भी कंज्यूमर है उनका इन बड़े व्यापारी, दलाल या एजेंट जो होते हैं उनसे छुटकारा मिल जाता है। और छुटकारा मिलने का मतलब यानी कि उनको आपको कमीशन वगैरह फालतू पैसे नहीं देने पड़ते, तो एक टाइप से शोषण ही नहीं होता आपका। दूसरी मार्केट ये अलग कई तरह की होती है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी। सेकंड हम एग्जांपल लेते हैं मार्केटिंग कोऑपरेटिव। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? ये छोटे छोटे उत्पादकों जैसे किसान हो गए, कारीगर हो गए, इनके द्वारा अपने माल का उचित मूल्य प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थापित की जाती है। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, किसान होते हैं या कारीगर होते हैं जो हाथ से चीज़ बनाते हैं, अगर देखो वो अकेले अकेले मार्केट में बेचने जाएंगे अपनी वस्तु को तो उनको रेट नहीं मिलेगा। अगर ये सभी मिलकर क्या करते हैं, एक सोसाइटी बना लेते हैं, और जैसे कि 10 बंदे हैं, 10 कारीगर हैं, इन्होंने मिलकर एक सोसाइटी बना ली है और ये सारे के सारे 10 बंदे मिलकर अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचेंगे तो इनको फेयर प्राइस मिल जाएगा, यानी कि जो वस्तु का मूल्य है वो मूल्य मिल जाएगा। अगर अकेला कोई मार्केट में बेचने जाएगा तो उसको वो रेट नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये यानी कि अपनी जो बनाई गई वस्तु है उसका उचित मूल्य लेने के लिए ये बनाते हैं। इसके बाद आता है क्रेडिट कोऑपरेटिव्स। क्रेडिट यानी कि सहकारी साख समिति, लोगों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करने और उनमें बचत की आदत डालने के उद्देश्य से की जाती है। इस टाइप की सोसाइटी जो होती है जो ज़रूरतमंद होते हैं उनको थोड़े टाइम के लिए, जैसे 3 महीने, साल के लिए लोन देने के लिए दी जाती है, इकट्ठे किए जाते हैं पैसे। और इससे क्या होगा, जिनको लोन दिया जाएगा उनको किस्त देनी पड़ेगी हर महीने, तो उनमें एक टाइप से बचत की आदत भी डल जाएगी। इसके बाद आता है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। ये कौन बनाता है? छोटे छोटे किसान बनाते हैं, जिनकी खेती छोटी होती है, वो मिलकर खेती करते हैं या सभी एक जैसी फसल बीज कर खेती करते हैं। फिर मार्केट में उनको प्राइस भी ठीक मिल जाता है, और ये लगाओ कि उनको सभी मिलकर अगर एक जैसी खेती करेंगे तो बड़ी खेती के जो लाभ होते हैं वो भी उनको मिल जाती हैं। गृह समितियाँ क्या होती है? हाउसिंग कोऑपरेटिव अपने सदस्यों को रिहायशी मकान आसान शर्तों पर उपलब्ध करवाने के लिए ये बनाई जाती है। इसी प्रकार होती है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव। छोटे छोटे उत्पादक जो होते हैं कच्चा माल, मशीन आदि को जेन्युइन रेट पर प्राप्त करने के उद्देश्य से ये स्थापित की जाती है। तो ये मैंने लगभग कईयों के आपको एग्जाम्पल बताए हैं, उम्मीद करती हूँ कि ये समझ भी आ गया होगा। तो अब हम करते हैं इसकी डेफिनेशन दी है प्रोफेसर एच कलवर्ट के अनुसार। एच कलवर्ट ने कहा है कि सहकारिता उस प्रकार का संगठन है जिसमें व्यक्ति समानता के आधार पर अपने आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए स्वेच्छा से भाग लेता है। देखो इसमें क्या बताइए, एक तो आई है कि इसमें व्यक्ति समानता के आधार पर, यानी कि जितने भी मेंबर होंगे वो सभी समान होंगे। दूसरा अपने आर्थिक हित, क्योंकि इसमें जो मेंबर बनता है वो अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए ही बनता है। दूसरा क्या होते हैं, स्वेच्छा से भाग लेते हैं, किसी भी मेंबर पर कोई दबाव नहीं होता। तो इस प्रकार जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो एक इस प्रकार का संगठन है जिसमें व्यक्ति समानता के आधार पर अपने आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए स्वेच्छा से भाग लेते हैं। तो ऐसे संगठन को हम कोऑपरेटिव सोसाइटी या सहकारी संगठन कहेंगे। इसके बाद हम करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। देखो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि स्वेच्छा, तो इसी से रिलेटेड हमारी फर्स्ट फीचर्स आ जाता है वॉलेंट्री मेंबरशिप। वॉलेंट्री मतलब स्वैच्छिक, स्वैच्छिक मतलब होता है अपनी इच्छा से। यह व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संगठन है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को समिति का सदस्य बनने के लिए हम मजबूर नहीं करते, मजबूर नहीं किया जाता। जो भी व्यक्ति इसका मेंबर बनता है वो अपनी इच्छा से बनता है, और कोई भी व्यक्ति जब चाहे इसका सदस्य बन सकता है और जब चाहे वो इसकी सदस्यता को छोड़ भी सकता है। हाँ, जब वो इसकी सदस्यता को छोड़ता है तो नियम के अनुसार उसकी जितनी पूंजी है वो इसको वापस कर दी जाती है। यहाँ पर विशेष बात यह है कि कोई भी सदस्य अपने अंश को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता। अन्य व्यक्ति मतलब मान लेते हैं
ABCD, ये इसके कुछ और है। इसमें से बी जो है वो चाहता है कि मैं इसको लाना चाहता हूँ, एच को बिजनेस में लाना चाहता हूँ, अकेला चाहता है। तो बी अकेला एच को अपना शेयर हस्तांतरित नहीं कर सकता। बी जो है अपना त्याग करेगा, यानी कि सदस्यता छोड़ेगा, तभी अगर ये और चाहे तो इसको मिला लेगी। यानी कि कोई भी व्यक्ति पर्सनली अपना जो हिस्सा होता है वो दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता। अगर वो हस्तांतरित करना चाहता है तो उसको पहले सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। सदस्यता छोड़ने के बाद तो वो सदस्य ही नहीं रहता, तो कोई भी मेंबर आ सकता है और जा सकता है। दूसरा इसकी खास बात होती है कि इसकी सदस्यता को लेने के लिए, मेंबरशिप को लेने के लिए कोई भी जाति धर्म इसका कोई बंधन नहीं होता। किसी भी जाति धर्म का कोई भी व्यक्ति इसका सदस्य बन सकता है और उसको पूरा अधिकार होता है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि जिसमें कुछ ग्रुप सीमित कर दिए जाते हैं। जैसे किसानों की सहकारी समिति है तो उसमें केवल किसान ही सदस्य बनेंगी, किसान ही सदस्य बनेंगे। इसमें कोई और दूसरे कारीगर हो गए या कंज्यूमर हो गए वो इसके अंदर नहीं बनेंगे। जो छोटी खेती करने वाले किसान हैं वो इसके मेंबर बनेंगे। हाँ, इतनी सी इसकी रिस्ट्रिक्शन जरूर है कि जो ग्रुप सीमित कर दिया उस ग्रुप से रिलेटेड ही पर्सन उसके मेंबर बन सकती हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट विशेषता। सेकंड आता है लीगल स्टेटस, यानी कि वैधानिक स्थिति। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इसका रजिस्ट्रेशन किसके अंदर होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर होता है। राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण न करवा, यानी कि पंजीकरण करवाना जरूरी। पंजीकरण होने के बाद इसका अस्तित्व इसके सदस्यों से अलग हो जाता है। अस्तित्व का मतलब है कि इसका कोई सदस्य आए कोई सदस्य जाए, ये सोसाइटी एज इट इज चलती रहती है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, पंजीकरण करवाने के बाद सोसाइटी का कुछ नाम रख दिया जाता है, तो अपने नाम से संपत्ति रख सकती है सोसाइटी, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, समिति पर भी मुकदमा दूसरे चला सकते हैं और समिति भी दूसरों पर मुकदमा चला सकती है। यानी कि ये आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है एक टाइप से। थर्ड है लिमिटेड लाइबिलिटी। देखो इसकी खास बात ये है कि इसके अंदर जो सदस्य होते हैं उनका दायित्व उनके द्वारा खरीदे गए अंश या उन्होंने जितनी पूंजी लगा रखी है या गारंटी दे रखी है कि मैं इस सोसाइटी में इतने रुपए दूंगा, वहां तक ही सीमित होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। कंट्रोल कैसे किया जाता है? अब देखो इसका कंट्रोल जो होता है डेमोक्रेटिक बेसिस पे किया जाता है, यानी कि प्रजातंत्रात्मक आधार पर किया जाता है। इसके कंट्रोल करने के लिए एक प्रबंध की कमेटी बना दी जाती है और प्रबंध कमेटी के जो सदस्य होता है उनका चुनाव किया जाता है। चुनाव करके ही उसको हेड बनाया जाता है। प्रत्येक सदस्य को केवल एक ही वोट डालने का अधिकार होता है, चाहे उसने समिति के कितने ही अंश खरीद रखे हो। कोई भी व्यक्ति अधिक अंश खरीदकर मतों के आधार पर प्रबंध समिति में मनमानी नहीं कर सकता। यानी कि इसमें कोई रूल ही नहीं है कि ज़्यादा अंश है, मान लो एक बंदे के पास 100 अंश है तो वो 100 वोट डाल सकता है, एक के पास 10 है तो वो 10 वोट डाल सकता है, ऐसा रूल नहीं है। एक बंदे के पास 100 अंश है तो उसको भी एक ही वोट डालने का अधिकार है, 1000 अंश है तो भी एक ही वोट डालेगा, अगर एक शेयर है तो भी एक ही वोट डालेगा। तो इस तरह से ये इसके एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इसके बाद आता है मोटिव क्या है, सर्विस मोटिव। अभी हमने पढ़ा ही था थोड़ी देर पहले। तो इसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों की अधिकतम सहायता करना है। सर्विस मोटिव है, प्रॉफिट मोटिव नहीं है। अधिकतम संभव सहायता से अभिप्राय कदापि नहीं है कि ये समितियां लागत पर ही वस्तुएं और सेवाएं दे देती है, बल्कि थोड़ा सा लाभ कमाकर अपने सदस्यों को ये सेवाएं प्रदान करती है। क्योंकि थोड़ा सा लाभ कमाना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए आपको खर्चा भी तो निकालना पड़ेगा समिति का। इस कारण से अगर मान लो कोई 70 रुपये की वस्तु खरीदती है कमेटी तो उसको 75 रुपये में बेचती है, ये नहीं कि 70 की खरीद कर उसको 100 में बेच दी। इसके बाद आता है इक्वालिटी ऑफ वोटिंग राइट। वोटिंग राइट अभी आपको बताया कि एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत है इसमें, और प्रत्येक सदस्य को केवल एक ही वोट डालने का अधिकार है, अंशों के आधार पर वोट नहीं डाले जाते।
इसके बाद आता है डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। ये है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों कहा है मैंने वेरी वेरी? क्योंकि इससे रिलेटेड कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। डिस्पोजल ऑफ सरप्लस आ गया, या डिवीजन ऑफ सरप्लस, डिवाइडेड या विभाजन, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो इसको ध्यान से पढ़ना, आप समझ में आ जाएगा। सहकारी संगठन की एक और विशेषता यह है कि इसके लाभ, लाभ मतलब जो सरप्लस होती है का उपयोग कई तरह से किया जाता है। पहले नंबर पे जो कुल अतिरेक का मतलब होता है लाभ, इसका 1/4 भाग कानून के अनुसार जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक रिजर्व यानी कि एक अलग अकाउंट खोलती है जिसका नाम होता है जनरल रिजर्व। तो अगर मान लेते हैं कि 100 रुपये हो गया तो उसका 25 रुपये किस में ट्रांसफर किया जाएगा? जनरल रिजर्व में। ठीक है। पूंजी पर निश्चित दर से लाभांश दिया जाता है। जो पूंजी जिन्होंने शेयर खरीद रखे हैं, जो मेंबर है, उनको जो भी पूंजी है उसका 10% से ज़्यादा लाभ नहीं बांटेगी। यानी कि 25 तो उसमें दे दिया और 10 रुपये इनको बांट देगी एज ए शेयर प्रॉफिट के तौर पर। अतिरेक का कुछ हिस्सा उस क्षेत्र के विकास के लिए खर्च किया जाता है जहाँ समिति कार्य कर रही है, और यह भी 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपके एरिया में कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो वो अपने प्रॉफिट का कम से कम 10% हिस्सा तक आपके आसपास विकास कार्य में लगाएगी। विकास कार्य कैसा करवा सकती है? कोई वाटर कूलर लगवा दिया, कहीं ये लगाओ कि कोई डिस्पेंसरी खुलवा दी, कोई लाइब्रेरी खुलवा दी, इस तरह के कार्य ये करती है। इसके बाद शेष अतिरेक को बाकी जो बच जाएगा उसका क्या किया जाएगा? सदस्यों में बोनस के रूप में बांट दिया जाएगा, जो भी मेंबर्स होंगे। अब आता है, लेकिन बोनस का बंटवारा अंशों के आधार पर न करके सदस्यों द्वारा समिति में दिए गए योगदान के अनुसार किया जाता है। अब योगदान ये क्या आता है? उदाहरण, एक उपभोक्ता सहकारी समिति के बोनस का बंटवारा सदस्यों द्वारा खरीद के आधार पर किया जाता है। अब जो बाकी ये बच जाएगा ना अतिरिक्त, ये नहीं है कि जो भी मेंबर है उन्होंने, एक व्यक्ति ने 100 अंश खरीद रखे तो उसको ज़्यादा बोनस दिया जाए, ऐसा नहीं होता। अब जितने भी मेंबर हैं उन्होंने समिति से क्या क्या माल खरीदा है, जो माल खरीदते हैं ना उसके ऊपर ये बोनस दिया जाता है। जैसे आजकल आप देखते ही हो कि जैसे बजाज, रिलायंस फ्रेश, इस तरह से कई इजी डे वगैरह, अब वहाँ से माल खरीदते हो तो आपको कुछ कमीशन आता है ना, आपका बैक यानी कि कैशबैक आ जाता है। तो वही सिस्टम इसके अंदर है। इसके अंदर क्या होता है? वही सिस्टम है। ज़्यादा माल खरीदोगे तो ज़्यादा आ जाएगा, कम खरीदोगे तो कम बोनस। उसी बोनस को ही आज के टाइम में हम कैशबैक के नाम से जानते हैं। तो सेम वही सिस्टम है। आजकल बहुत सारी कंपनियों ने ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला सिस्टम अपना रखा है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। इसके बाद आता है कैश ट्रेडिंग। देखो इसके अंदर जो वित्तीय साधन होते हैं अपेक्षाकृत कम ही होते हैं, क्योंकि कुछ ही बंदे होते हैं। तो इस कारण से ये क्या करते हैं, जो भी व्यापार करते हैं, विक्रय करते हैं, उसमें ये कैश को ही प्राथमिकता देते हैं, यानी कि नगद व्यापार करने को प्राथमिकता देते हैं। हाँ, लेकिन इनका कोई ये कानून नहीं है कि ये उधार में नहीं बेच सकती है, पर इनकी प्रेफरेंस ज़्यादा होती है कि कैश ट्रेडिंग ही की जाए। इसके बाद है अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। अभी अगर इनको पूंजी की जरूरत पड़ेगी तो कहाँ से लाएंगे? पूंजी की जरूरत पड़ने पर इनके कई सोर्स है, जैसे सदस्यों को बेचे गए अंशों से प्राप्त पूंजी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की शेयर है वो बेचकर पूंजी प्राप्त की जाती है। सरकार से ऋण भी ले सकते हैं, और जो अच्छी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उनको गवर्नमेंट कुछ ग्रांट भी देती है। गवर्नमेंट कंट्रोल, देखो वैसे तो ये जो समितियाँ होती है ऐच्छिक रूप से होती है, लेकिन गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम इनका जो है ऑडिटिंग करती रहती है, इनके खातों को चेक करती रहती है, इन पर कंट्रोल करने के लिए। इसी उद्देश्य से सहकारी समितियों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट और लेखे रजिस्ट्रार के पास भेजने होती है। जो कंपनी रजिस्ट्रार होता है उसके पास भेजने जरूरी होते हैं। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद हम करेंगे, अगला पॉइंट आ जाता है फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर आपको इसका रजिस्ट्रेशन करवाना है तो कैसे करवाओगे? सहकारी समिति की स्थापना और पंजीकरण कौन से अधिनियम के अकॉर्डिंग होती है? 1912 के अकॉर्डिंग होती है। कहाँ लागू नहीं होता? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र और चेन्नई में
ये 2012 लागू नहीं होता, उनका अलग समिति अधिनियम बना हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है। तो अब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो देखो रजिस्ट्रार के पास आपको क्या क्या सूचनाएं प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन के साथ भेजनी होगी। जो भी आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम डिसाइड किया वो, इसका मोटिव क्या है, शेयर यानी कि पूंजी कैसे कैसे, सदस्यों के अधिकार कर्तव्य और दायित्व कैसे हैं, सदस्य कोई नया सदस्य आएगा तो उसकी विधि क्या है, कम से कम 10 सदस्यों के नाम और पते होने जरूरी है, समिति के नियम क्या है। तो इस तरह से ये पूरी डिटेल भेज दी जाएगी। अब क्या होगा, रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन चली जाएगी, वो आपकी एप्लीकेशन को देखेगा, पढ़ेगा और आपकी दी गई अगर सूचनाओं से संतुष्ट हो जाता है तो सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है और रजिस्ट्रेशन होते ही एक जो आपकी समिति है वो उसको अलग अस्तित्व प्राप्त हो जाता है। समिति को अपने नाम से संपत्ति रखने, अनुबंध करने और दूसरों पर मुकदमा दायर करने का अधिकार मिल जाता है अगर रजिस्टर्ड हो जाती है तो। अब आता है रजिस्ट्रेशन होने के बाद अगला पॉइंट आता है कि इसके अधिकारी कौन कौन होंगे। ऑफिसर ब्यूरो ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो कौन कौन से इसके अधिकारी होंगे, इनको चयन के द्वारा ही चयन किया जाएगा, इनका सिलेक्शन किया जाता है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरी, इनका क्या होता है, ये मेंबर इलेक्ट होते हैं किनके द्वारा, जो अदर मेंबर होते हैं। यानी कि मान लेते हैं एक सोसाइटी है उसमें 50 मेंबर है तो प्रेसिडेंट कौन बनेगा, हो सकता है झगड़ा हो जाए, जो नॉमिनेटेड बंदे होते हैं उनके वोट डाले जाते हैं और फिर जो ज़्यादा जिसको वोट मिल जाते हैं वो प्रेसिडेंट बन जाता है। सेम इसी तरह से इन सबको इलेक्ट किया जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद समिति के अधिकारियों का पुनः चयन किया जाता है। ये कितने टाइम के लिए बनते हैं, 2 साल के लिए, 2 ईयर के लिए बनते हैं ये। तो ये इनका चुनाव 2 साल के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है कि जो हमने अभी पिछले चैप्टर में पार्टनरशिप पढ़ा और अब पढ़े हैं हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले तो एक्ट, आपने देखा होगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कौन सा है, 1912 और साझेदारी का कौन सा है, 1932। रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है सोसाइटी का तो, और इसका करवाना जरूरी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आता है म्यूचुअल बेनिफिट। म्यूचुअल बेनिफिट देखो, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसका लाभ सदस्यों के साथ साथ बाहरी व्यक्तियों को भी होता है। जैसे क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि जो ज़्यादा माल खरीदेगा उसको बोनस मिलेगा, तो इस तरह से गैर सदस्य भी माल खरीदते हैं, उनको भी बोनस मिलता है, इसलिए उनको भी प्रॉफिट मिलता है। और पार्टनरशिप में आपने देखा होगा कि जितना प्रॉफिट हुआ है वो किसको मिलेगा, केवल पार्टनर्स को ही मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य व्यक्तियों द्वारा किसी काम को अकेले न कर पाने की स्थिति में आपसी मदद करना होता है और इसका उद्देश्य व्यावसायिक क्रिया करके लाभ कमाना। अब आता है सदस्यों की संख्या। सदस्यों की संख्या मिनिमम तो 10 होती है और अधिकतम 100 या कुछ अन्य में कोई प्रतिबंध नहीं है, अभी कितने भी हो सकते हैं। पर पार्टनरशिप में आपने देखा है कि बैंकिंग में 2 मिनिमम तो 2 ही होते हैं सब में, और मैक्सिमम बैंकिंग में 10 होते हैं और सामान्य के अंदर कितने होते हैं, 20 होते हैं। तो इस तरह से हमारा ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के कुछ हमने मीनिंग, फीचर्स और इसके पढ़े हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। अगर आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया है तो मेरे चैनल गेजन सक्सेस पॉइंट को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।